हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। इनका एक ईरान के साथ ऑयल फील्ड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा इनका शेयर पिछले एक महीने में 25% से भी ज्यादा भागा है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका डिस्प्यूट क्या है और क्या हमें इसका अभी शेयर लेना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू की, तो ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। भारत में जितना भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है उसमें 71% कंट्रीब्यूशन सिर्फ ओएनजीसी से आता है। भारत सरकार ने इसको महारत्ना का टैग भी दिया हुआ है। और इनके क्रूड ऑयल से ही जो इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल, एमआरपीएल, ये सभी कंपनीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस वगैरह बनाते हैं। और अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो इनकी एक सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश, जिनकी की 15 डिफरेंट कंट्रीज में 35 डिफरेंट असेट यानी कि ऑयल फील्ड्स हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहीं पे ऑयल है जहां से ये एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब अगर हम क्विकली बात करें इनके ओवरऑल इवोल्यूशन की, तो 1955 में इसको सेटअप किया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट माइलस्टोन 1965 में आया, जबकि ओएनजीसी विदेश को एस्टेब्लिश किया गया। ओएनजीसी विदेश का नाम पहले एचआईएल था यानी कि हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड, जिसका कि 1989 में नाम चेंज करके ओएनजीसी विदेश कर दिया गया। उसके बाद 1976 तक सिर्फ ये नेचुरल जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस होती है उनको एक्सप्लोर और प्रोड्यूस करते थे। फिर 1984 में जो गेल है उसको ओएनजीसी से अलग कर दिया गया। उसके बाद 2003 में इन्होंने एक मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया रिफाइनरी में एमआरपीएल के अंदर। और उसके बाद 2004 में इन्होंने 12.5% स्टेक एक्वायर किया पेट्रोनेट एलएनजी में। और इसके बाद जो एक बड़ा टाइम आया वो 2018 में इन्होंने एचपी के अंदर 51.11% स्टेक लिया। तो आप देखेंगे कि इनकी जर्नी बहुत ही इवेंटफुल रही है और इनका बहुत सारी कंपनीज में स्टेक है। तो अब अगर इनके करंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी काफी सारी सब्सिडरीज हैं, जेवीज हैं, एसोसिएट्स हैं। सब्सिडरी में नॉर्मली आपका फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज पे कंट्रोल होता है, आपका 50% से ज्यादा हिस्सा होता है। जेवीज में भी आपका फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज में कंट्रोल होता है, बट दो या दो से ज्यादा पार्टी के साथ मिलके। और एसोसिएट्स में आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, आपका 50% से कम हिस्सा होता है, लेकिन आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि यूजुअली आपके पास 20 से 50% के बीच का हिस्सा होता है। और अगर इनकी सब्सिडरीज की बात की जाए तो ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में ओएनजीसी विदेश हो गई, जो कि भारत से बाहर एक्सप्लोर करती है और प्रोड्यूस करती है ऑयल और नेचुरल गैस। इसके अलावा अगर रिफाइनरी में बात की जाए तो एचपी में इनका 54.9% हिस्सा है। और एचपी की फर्दर एक सब्सिडरी है प्राइस पेट्रोलियम। और इसके बाद अगर रिफाइनरी में एमआरपीएल में इनका 71.63% हिस्सा है, और फर्दर एचपीसीएल जो कि इनकी एक सब्सिडरी है उनका भी 16.96% हिस्सा है। और फिर फर्दर उनकी भी एमआरपीएल की एक सब्सिडरी है ओएमपीएल। वहीं पाइपलाइन में बात की जाए तो पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड में इनका 50% से थोड़ा सा कम हिस्सा है। जेवीज में इनके पावर प्लांट हैं, सर्विसेज हैं। फिर एससीजेड मैंगलोर एससीजेड और दहेज एससीजेड में इनका स्टेक है। फिर आईजीजीएल यानी कि इंद्रधनुष ग्रिड गैस लिमिटेड में इनका 20% का स्टेक है। एसोसिएट्स की बात की जाए तो पेट्रोनेट एलएनजी जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंपनी है उसमें 12.5% का हिस्सा है। और लॉजिस्टिक्स की भी बात की जाए तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड में इनका 49% हिस्सा है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस स्पेस में इनके पास ऑलमोस्ट हर सर्विसेज का एंड टू एंड सोल्यूशन है। तो इनके पास हर जगह पे प्रेजेंस अवेलेबल है। और अब अगर बात की जाए जो इनका डिस्प्यूट चल रहा है ईरान के साथ ऑयल फील्ड को लेकर, तो ये काफी पुरानी स्टोरी है। अगर हम इसका बैकग्राउंड समझें तो 2008 में जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है उनके द्वारा एक ग्रुप को लीड किया गया था और उन्होंने डिस्कवर किया ईरान में एक फरजाद बी करके ऑयल फील्ड है जहां पे ऑयल मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे इन्होंने काफी सारे एफर्ट लगाए, काफी सारा पैसा लगाया और उसके बाद डिस्कवर किया। और इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये था कि इनका जब भी उधर से ऑयल या गैस निकाली जाएगी तो उसमें 30% इनका इंटरेस्ट रहेगा, इनका स्टेक रहेगा। लेकिन उसके बाद जब ऑयल मिला उसके बाद काफी टाइम ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, इसलिए वो किसी फॉरेन पार्टी को
इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद जब थोड़े टाइम के लिए जब ओबामा गवर्नमेंट के टाइम पे सैंक्शंस हटे हुए थे तो ईरान बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा था, वो बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रहा था ओएनजीसी के साथ, और बीच में उन्होंने एक रशियन कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया। तो अल्टीमेटली उनका नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे सैंक्शंस वापस लग गए, तो इंडिया को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि पेमेंट चैनल्स ब्लॉक्ड थे। तो फाइनली ईरान ने तंग आके मई में इस साल में ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है एक ईरानियन कंपनी पेट्रोपायर्स को दे दिया 1.78 बिलियन में। तो इसके बाद ओएनजीसी विदेश लिमिटेड तो बहुत ही परेशान हुआ कि भाई हमने इतने एफर्ट किए और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। तो अभी जुलाई से वो ईरानियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि भाई आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताओ जो आपने पेट्रोपायर्स के साथ रखी हैं, क्योंकि हमारा मिनिमम 30% स्टेक होना चाहिए। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर क्योंकि शुरू के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भारत का 30% यानी कि ओएनजीसी का 30% उसमें स्टेक होना चाहिए। तो ये देखना होगा कि आगे कैसा होता है। लेकिन इवन अगर वो कंफर्म भी हो जाता है तो ये तब तक ईरानियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि यूएस के सैंक्शंस नहीं हट जाते हैं। और यूएस के सैंक्शन शायद हट जाएं क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट थोड़ी सी पॉजिटिव है ईरान के साथ, और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि वो हट जाएंगे। तो ये काफी टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन एटलीस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि इनके हाथ से पूरी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट ना चला जाए। तो अब अगर हम वापस फाइनेंशियल्स पे आए तो सबसे पहले अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग को देखें तो 60% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर के पास है, 8% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास, 18% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास और बाकी का 14% रिटेल शेयर होल्डर के पास। और अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जून 2020 में 1650 करोड़ का था, वो बढ़ के 6242 करोड़ हो गया। और उसका रीजन था कि पिछले साल एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम थे। इनके लिए क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा होना अच्छी बात है क्योंकि ये उसको बेचते हैं। तो पिछले साल एक तो क्रूड ऑयल के प्राइस लॉकडाउन की वजह से काफी गिर गए थे वर्ल्ड वाइड, उसमें काफी ज्यादा कमी आई थी। तो इनके लिए एक नेगेटिव बात थी। दूसरा, लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शन की वजह से ऑयल की डिमांड भी कम थी। तो इसलिए इनका प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है। हालांकि मार्च के मुकाबले में देखें तो इसका प्रॉफिट कम हुआ है, और उसका रीजन अगेन वही है कि लॉकडाउन आया हुआ था अप्रैल से जून के बीच में सेकेंड वेव की वजह से, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑयल की डिमांड में कमी देखी जा रही थी। और ये सब नंबर कंसोलिडेटेड बेसिस पे यानी कि इनके सब्सिडरी के भी नंबर इंक्लूडेड हैं। अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखा जाए तो 6242 करोड़ में से 4335 करोड़ सिर्फ ओएनजीसी का प्रॉफिट था, और पिछले साल 1650 में से इनका 497 करोड़ था। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर प्राइस की तो इन्होंने एक साल में 141% की रिटर्न दी है और पिछले एक महीने में लगभग 27% की। और उसका मेन कारण यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, जो कि इनके लिए अच्छी बात है। हालांकि पिछले एक वीक में इसका शेयर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, 0.25% के आसपास, और ये तब है जबकि आज ये लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है। ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखें तो 6 अक्टूबर को आईसीआईसी डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उनके हिसाब से इनका टारगेट प्राइस 185 होना चाहिए। और अगर हम टिकर टेप के एनालिसिस को देखें तो उनके हिसाब से एवरेज प्राइस 152 होना चाहिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 6% नीचे है। हालांकि ऑन द हायर साइड वो 225 रुपए बताते हैं और लोअर साइड 103 रुपए। और अगर हम इनके पीयर्स एनालिसिस को देखें, हालांकि रिलायंस जैसे कि और भी बिजनेसेस में है, पेट्रोनेट गैस बिजनेस में है, तो वो ट्रू इनके कॉम्पिटिटर नहीं है। बट अगर देखा जाए तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो ऑयल इंडिया का इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ऑयल इंडिया एक स्मॉल और मीडियम कैप कंपनी आप बोल सकते हो, जबकि एक लार्ज कैप कंपनी है। रिटर्न भी देखी जाए तो ऑयल इंडिया की इनसे बेटर है। हालांकि डेट टू इक्विटी देखा जाए तो इनका ऑयल इंडिया से बेटर है, ऑयल इंडिया के ऊपर थोड़ा ज्यादा डेट है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बताएं कि इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है। और इसके अलावा इनके प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में यानी कि जब ये सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो काफी बढ़ने चाहिए, क्योंकि पीछे लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी उम्मीद की जा रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहेंगे, क्योंकि एक तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन दुनिया भर में कम हो रही हैं, एयर ट्रैवल बढ़ रहा है। यूएस ने भी 8 नवंबर से अपने लिए अपना ट्रैवल ओपन कर दिया है, तो उसकी वजह से ऑयल की ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी दुनिया में, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर रहेंगे। उसके अलावा जैसे दुनिया भर में इस टाइम पावर क्राइसिस चल रहा है, कोल की जगह पे कंपनीज देख रही हैं कि ऑयल से वो बिजली बनाई जाए। तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से कम होंगे, और जब तक ये ऊपर रहेंगे ये कंपनीज प्रॉफिटेबल रहेंगी। तो हो सकता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये
एक बार के लिए 185 से 225 के बीच में भी ट्रेड करे, तो यहाँ से लगभग इसमें आप बोल सकते हैं कि 15% से 40% की अपसाइड दिखती है। हालांकि हमेशा की तरह मैं वीडियो क्लोज करने से पहले एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।